नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का किया उद्घाटन। कर प्रणाली को सहज बनाने और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करने के लिए प्रत्यक्ष कर सुधारों के अगले चरण का भी किया लोकार्पण। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 70% से अधिक हुई है। अरुणाचल में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के मामले बढ़े। संक्रमण के 103 मामले और आए। रुकसिन के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल को मिला मुख्यमंत्री सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन स्कूल पुरस्कार। प्रधानाचार्य ताजुम पादुंग ने छात्रों से डिजिटल माध्यम के जरिए जरूरी विषयों पर ध्यान देने की अपील। कहा, विद्यालय के अध्यापकों और सरकार दोनों का मिला है सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की कराधान प्रणाली का फैसलेस बनाया जा रहा है ताकि करदाताओं में डर का माहौल न रहे और उन्हें भेदभाव रहित प्रणाली का आभास हो। आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि कर प्रशासन ऐसा होना चाहिए कि वह करदाताओं को भ्रम में डालने की बजाय उनकी समस्याओं को सुलझाए। श्री मोदी ने कहा कि तकनीक से लेकर नियम तक सभी कुछ सरल होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि करदाता और कर अधिकारी की पहचान मायने नहीं रखती। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रयास है कि कर प्रणाली को निर्बाध, सरल और अदृश्य बनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा, ईमानदार करदाता राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री मोदी ने कहा कि कर अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे करदाताओं के साथ गरिमा युक्त व्यवहार करें। और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। ये देशवासियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। मंत्री ने प्रत्यक्ष कर सुधारों के अगले चरण का भी अनावरण किया, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कर प्रणाली को सरल बनाना और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा लागू किए गए सुधारों की वजह से पिछले 6 से 7 वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में लगभग 2.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह भी सच है कि 130 करोड़ आबादी वाले देश में यह संख्या अभी भी बहुत कम है। बिना मुलाकात के मूल्यांकन और करदाता चार्टर आज से शुरू हो रहा है और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन से बिना मुलाकात के अपील की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, कोई भी सुधार नीति आधारित होना चाहिए। हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा। हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने, नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुक गए। ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है।
कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेसलेस हो। आज से लागू होने वाले ये रिफॉर्म्स इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना से प्रभावित लोगों में से 70% से अधिक स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस रोग के बारे में ज्यादा से ज्यादा जांच की व्यवस्था, संभावित संक्रमितों का पता लगाना और रोगियों की उचित उपचार की नीति के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या 16,95,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 56,383 लोग रोग मुक्त हो चुके हैं। कोविड-19 बीमारी से ठीक होने वालों की दर 70.77% पहुंच गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या भी कम हुई है और फिलहाल कुल पॉजिटिव मामलों में केवल 27.27% ही सक्रिय है। मंत्रालय का कहना है कि दुनिया में इस रोग से जितने लोगों की मृत्यु हुई है उससे बहुत कम मृत्यु भारत में हुई है। यहाँ मृतकों की दर 2% से भी कम है। यह भी कहा गया है कि घरों में रहने वाले मरीजों की निगरानी और प्रभावशाली उपचार की व्यवस्था के कारण अनेक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर पूरे देश में होने वाली मौतों से कम है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 103 नए मामले सामने आए हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार सबसे अधिक 37 मामले लोहित जिले से, 22 ईस्ट कामेंग से और 10 मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से आए हैं, जबकि 8 मामले वेस्ट कामेंग से और 7 नए मामले ईस्ट सियांग से दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 103 नए मामलों में से 61 मामले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों से जुड़े हैं। राज्य में कोविड संक्रमण के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 768 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड के 25 और मरीज स्वस्थ हो गए और स्वस्थ होने की दर 68% से आसपास हो गई है। वहीं राज्य में कोविड जांच के लिए अब तक 1,15,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिना बैटरी के भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दे दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी के प्रमाण पत्र के आधार पर बिना बैटरी वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण किया जा सकता है। पत्र में कहा गया है कि पंजीकरण के लिए बैटरी के निर्माण प्रकार या अन्य किसी तरह की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण और तेल आयात में कमी करने के लिए मिलकर काम करने का समय आ गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा है कि कल रात बेंगलुरु में 2 स्थानों पर हुई हिंसा की मजिस्ट्रेट से जांच कराई जाएगी। यह जांच मानव अधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। कल की हिंसा के बाद बेंगलुरु में स्थिति अब शांतिपूर्ण है और राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट से दंगे और हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा की घटनाओं में 3 व्यक्ति मारे गए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति के राज्य में क्रियान्वयन के लिए राज्य की शिक्षा सचिव निहारिका राय के नेतृत्व में एक 26 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स राज्य में नई शिक्षा नीति को चरणबद्ध ढंग से लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। राज्य में इस बार 12वीं कक्षा के परिणाम पहले की अपेक्षा कहीं बेहतर रहे हैं। तमाम दिक्कतों के बावजूद कई विद्यालय अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में ईस्ट सियांग जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रुकसिन को मुख्यमंत्री सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन स्कूल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विद्यालय को पुरस्कार मिलने पर स्कूल के अध्यापकों और छात्रों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। दूरदर्शन के साथ बातचीत में विद्यालय के प्रधानाचार्य ताजुम पादुंग ने कहा कि अध्यापकों के साथ साथ सरकार, जनप्रतिनिधियों और समाज के सभी वर्गों के सहयोग से ऐसा संभव हो सका है। DTSC जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का, तो उनको भी मैं थैंक यू देना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों का द्वारा गाइडेंस के द्वारा और हमारा यहाँ पे जो मेरे जो अपना स्टाफ थे
उन लोग का डेडिकेशन और सिंसियर और कमिटमेंट, तो एक बच्चे को सही ढंग से शिक्षा देने का रास्ता उन्होंने जो अपना एक टीचर के रूप में एक नेशन बिल्डर होते हुए जो उसने कदम उठाया, और हम लोग जो स्कूल का जो अथॉरिटी है, जैसा प्रिंसिपल हम हैं या मेरे वाइस प्रिंसिपल, हम लोग जो भी एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी हम लोग एक्टिव एक्शन लेते हैं या डिसीजन लेते हैं, उसको हमारे जो स्टाफ है सही ढंग से उसको निभाता है। उसका वजह से हमें ये जो अवार्ड हमको मिला। जो बच्चे को मेरा अपील यही है कि चाहे जो डिजिटल इंडिया हो, लेकिन अपना पढ़ाई को ज़्यादा ध्यान देना है। उसमें जो इम्पोर्टेंस है, जो चीज़ को हमें देखना है एजुकेशन बेनिफिट के लिए, उसको हमें देखना है। आज का जो बच्चे हैं वो कल को एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होना पड़ेगा, चाहे वो बस्ती में रहो या टाउन में रहो। तो इसके लिए उसको तो पढ़ाई को तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यही पढ़ाई एक रास्ता है जो आदमी को हमें बनाता है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जहां एक और स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पुलिसकर्मी लगातार काम कर रहे हैं, वहीं इस लड़ाई से निपटने में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग कोरोना वॉरियर्स बनकर सरकार और लोगों की सहायता कर रहे हैं। जिला उपायुक्त कोमकर दोलुम और पुलिस अधीक्षक तुम्मे आमो की उपस्थिति में हाल ही में कोरोना वॉरियर्स को समर्पित एक लघु फिल्म ओरोना का लोकार्पण किया गया। राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग और ईटानगर राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन द्वारा इस फिल्म का निर्माण किया गया है। अपर सुबनसिरी जिले दुम्पोरिजो में आज स्वच्छता और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूनाइटेड यूथ फ्रंट द्वारा एडीसी कार्यालय के परिसर में यह कार्यक्रम 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम क्लीन दुम्पोरिजो और ग्रीन दुम्पोरिजो अभियान के तहत किया गया। कार्यक्रम में संगठन के सदस्यों और स्थानीय लोगों के साथ साथ हिक्तेरिप्पा के एसडीओ सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और दुम्पोरिजो को हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखने का संकल्प लिया गया। अच्छा लगा आप लोग ने ऐसे सफाई अभियान चलाया, और ये नरेंद्र मोदी का रिसेंटली ये वीकली लॉन्च प्रोग्राम है गंदगी से मुक्त भारत। उसको देखते हुए आप लोग ने ये ऑर्गेनाइज किया है और आप लोग ने खुद इनिशिएटिव लिया है, और हमारा भारत को ये अभियान चलाते रहना है हर वक्त पर। केंद्र सरकार के आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना से सड़कों के किनारे ठेले लगाने वाले दुकानदारों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस योजना का उद्देश्य कोविड महामारी के दौरान ठेल खोमचे लगाने वाले दुकानदारों को उनका कारोबार शुरू करने के लिए फिर से कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है। योजना शुरू होने के 41 दिनों के भीतर ही 5 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोगों को इसका लाभ भी मिल चुका है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसका उद्देश्य लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए किफायती दर पर कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। इस योजना में 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक पीएम स्वनिधि ऐप पर आवेदन करने वालों का आंकड़ा 5 लाख पार कर गया है। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को लोन मिल चुके हैं। इस योजना के तहत विक्रेता 10,000 रुपए की पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज की तिथि में लगभग 5 लाख लोगों को अपना एप्लीकेशन, इन्होंने हमारे जो टेक्नोलॉजी का जो वेब पोर्टल है या ऐप है, मोबाइल ऐप है, उसके माध्यम से उन्होंने एप्लीकेशन लगा दिया है और लगभग 1 लाख लोगों को सैंक्शन भी हो गया है। रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वाले विक्रेता अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आज सवेरे दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से
राष्ट्र को संबोधित करेंगे और तिरंगा फहराएंगे। दिल्ली पुलिस ने समूची राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों का सुचारू और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। रिहर्सल के लिए भी वे सभी यातायात प्रतिबंध रहेंगे जो स्वतंत्रता दिवस के लिए होते हैं। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सभी आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों से लाल किले के समारोह क्षेत्र में गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है। स्वतंत्रता दिवस और कोविड वॉरियर्स के सम्मान में सेना के बैंड द्वारा भोपाल में मन मोह लेने वाली बैंड धुनों की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर बैंड ने देशभक्ति और लोकप्रिय गीतों की धुनें प्रस्तुत की। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय मूल की सेनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कमला हैरिस को मनोनीत किया। अमेरिका में प्रमुख पार्टी के टिकट पर उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली यह पहली अश्वेत महिला है। कमला हैरिस वर्तमान में कैलिफोर्निया से सेनेटर हैं। पूर्व राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने भी कई बार उन्हें अग्रणी नेता कहा है। चुने जाने पर कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला होंगी और साथ ही वे भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला होंगी जो उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।